नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। वक्त हो चुका है एक नई चर्चा का। देश की संसद में संविधान को लेकर संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर बहस हुई। पक्ष और विपक्ष में तमाम तरीके की एक जबरदस्त तकरार देखने को मिली और साथ ही साथ प्रियंका गांधी निर्वाचित सांसद के तौर पर पहली बार बोले और राहुल गांधी ने भी इस पर कहा कि मुझसे बेहतर बोली वो। सरकार को उन्होंने जमकर कटघरे मिली और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अंग्रेजों के समय का माहौल इस वक्त चल रहा है। जिस तरह अंग्रेज लोगों को डरा कर रखते थे, उसी तरीके से ईडी, सीबीआई और तमाम एजेंसियों द्वारा डरा के रखा जा रहा है। और साथ ही साथ अब प्रियंका गांधी को जवाब में राजनाथ सिंह ने सत्ता पक्ष की तरफ से कहा कि इमरजेंसी की याद दिलाते हुए राजनाथ सिंह नजर आए। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह ने कहा कि जिस तरीके का माहौल इमरजेंसी के समय देखने को मिला गया था वो बेहद गंभीर था। इस तरीके की तमाम बहस देखने को मिली देश की संसद में। जबरदस्त आर पार की लड़ाई देखी गई। कांग्रेस पार्टी ने बताया कि संविधान इस वक्त खतरे में है। इस तरीके की तमाम बहस देखने मिली। वहीं श्रीकांत शिंदे ने भी आज संविधान को लेकर काफी कुछ बोला, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरगोविंद अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से, अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से और दारा सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। प्रश्न लेने से पहले आपको दिखाना चाहेंगे हम कुछ वीडियोस। प्ले करिए। आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान को राजनीतिक हित साधने का एक माध्यम बनाया और उसकी मूल भावना को तहस नहस करने का कांग्रेस ने काम किया है। अध्यक्ष महोदय, उनके मुंह से संविधान की रक्षा जैसी बातें मैं समझता हूं शोभा नहीं देती है। अध्यक्ष महोदय, आज मैं देखता हूं कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे देखा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। हमारा कमिटमेंट संविधान के प्रति पूरी तरह से साफ है। हमने कभी भी किसी इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी के साथ खिलवाड़ नहीं किया है। एक भी कोई ऐसी मिसाल नहीं मिली। संविधान के मूल्य हमारे लिए कहने या दिखाने भर की बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। कहने या दिखाने भर की यह बात नहीं है। संविधान के मूल्य, संविधान के द्वारा दिखाया गया मार्ग, संविधान के सिद्धांत हमारे मन में, वचन में, कर्म में हर जगह दिखाई पड़ेंगे। पूरी देश की जनता हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। जो यहाँ से वहां जाता है वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए। मुझे दिख भी रहे हैं, वॉशिंग मशीन में शायद धुल गए हैं। इस सदन में जब हम शपथ लिए थे, संविधान की शपथ लिए थे और सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किए थे कि भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे और कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करेंगे, पर हमारे विपक्ष के लोग हैं जो विदेशी तंत्रों से हाथ मिला करके बार बार भारत की प्रभुता और अखंडता पर चोट करते हैं। एक तरफ जहां मोदी जी की कार्यकाल में एफडीआई बढ़ा है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वहीं पे इतने ही वर्षों में कांग्रेस का एसडीआई जरूर बढ़ गया। अब एस उसमें क्या है उसका नाम लेंगे तो हल्ला हंगामा हो जाएगा, इसीलिए आप लोग खुद ही समझ जाइएगा। ये वही बात हो गया, हिंदी का एक मुहावरा है, मुंह में राम बगल में छुरी। पर ये भी विपक्ष पे सही नहीं बैठता है, क्योंकि विपक्ष तो प्रभु श्री राम का नाम ही नहीं ले सकते, पर छुरी लेकर के बार बार संविधान की हत्या जरूर करने का कोशिश करते हैं।
लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी, कि इस चुनाव में हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। आप प्रस्ताव लाए, आपका अधिकार है, प्रस्ताव पर चर्चा हो आपका अधिकार है, पर आपने क्या किया? संविधान की ध्वजा उड़ा दी। किसने रोका आपके प्रस्ताव को? आपके यहां से बयान जारी होता है कि हमारे प्रस्ताव पर क्या हुआ। अरे कानून पढ़िए, आपका प्रस्ताव आ गया, 14 दिन बाद आएगा। आपने एक मुहिम चला रखी है, ध्यान रखिए, पूरे दिन 24 घंटे आपका यही काम है। और मानकर चलिए, किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे, 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूँ, पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने हरगोविंद जी, पहला सवाल आपसे लेंगे। संविधान पर होने वाली बहस में विपक्ष ने आपको जमकर घेरा। प्रियंका गांधी ने कहा कि डर का माहौल है देश में, आप लोग वॉशिंग मशीन की तरह ईडी और सीबीआई को यूज करते हैं, आप के पास जैसे ही नेता आते हैं वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। तमाम आरोप लगाए उन्होंने ये भी कहा कि डर में जी रहे हैं लोग देश में। इस पर आपका जवाब हरगोविंद अरोड़ा जी। जी, श्रीमती वाड्रा के विषय में, उनके वक्तव्य के विषय में मैं यही कहूंगा कि डर का माहौल तो 84 में देश की जनता ने देखा होगा, डर का माहौल तो उनके शासन में इमरजेंसी में भी लोगों ने देखा होगा। तो श्रीमती वाड्रा कृपया करके डर के विषय में तो देश को बहकाए नहीं। अब निजीकरण पर जो हाउस में श्रीमती वाड्रा ने इतने बढ़ जाकर इतना जोर लेकर था, तो आप यदि तथ्यों के साथ देखिए ना थोड़ा। हरगोविंद जी अपना माइक थोड़ा ठीक कर लीजिए। हरगोविंद जी अपना माइक आप थोड़ा ठीक कर लीजिए, हमारे तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अब आ रही है ये आवाज आपको? जी अब आ रही है। श्रीमती वाड्रा जो निजीकरण के विषय में बोल रही हैं, श्रीमती वाड्रा से मैं विनम्रता से ये कहना चाहूंगा, निजीकरण की शुरुआत उन्हीं के तो शासनकाल में हुई। एक छोटा सा उदाहरण दूं, जिस दिल्ली में, जिस भारत की राजधानी में हम हैं, वहां बिजली का निजीकरण कांग्रेस के शासनकाल में तो हुआ। तो निजीकरण पर इतना जनता को बहकाना और जबरदस्ती का ढोल पीटना, ये तो इन्हीं की शुरुआत है। और ऐसे में अनेकों क्षेत्रों में निजीकरण का उदाहरण दे सकता हूँ, जिसका की प्रारंभ कांग्रेस के शासन में हुआ। और डर की बात तो श्रीमती वाड्रा के मुंह से अच्छी नहीं लगती। तो राज्य और इमरजेंसी में देश को जला देने वाले लोग और इनके शासनकाल में रोज जो बम ब्लास्ट होते थे, वो डर नहीं था। तो कृपया वो जनता को ना बहकाए। वो सदन में सांसद सुन के आई है, वो तथ्यों के आधार से बात करें और देश हित में बात करें। ठीक है। अमित तिवारी जी से हम अगला सवाल लेंगे। अमित जी देखिए, जब संविधान की बात होती है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को इमरजेंसी को लेकर जरूर से घेरा जाता है, और वो प्रश्न हमेशा, जब इमरजेंसी की बात आती है, एक प्रश्न उठता है और वो प्रश्न हमेशा कांग्रेस पार्टी से जुड़ा होता है। राजनाथ सिंह ने भी कल इमरजेंसी की दोबारा से याद दिलवाई। जी बोलिए। देखिए, ये संविधान को ना मानने वाले लोग जो सिर्फ तानाशाही फरमान के लिए जाने जाते हैं, पहले इस बात को बताएं। हाँ, इमरजेंसी जो गलत थी उसको हम सभी ने एक्सेप्ट किया, लेकिन दूसरी बात,
अगर दूसरे पक्ष में हम देखें तो इमरजेंसी के बाद लोकतंत्र की स्थापना तो कांग्रेस ने की है ना। इमरजेंसी के बाद भी तो लोकतंत्र स्थापित हुआ, उसके बाद चुनाव हुए, उसकी भी स्थापना तो कांग्रेस पार्टी ने की। ये जो था कथित लोग जिनको संविधान में भरोसा नहीं है, जो अपने चुनावी भाषणों से इस बात को झोला उठा के आते हैं और बोल के चले जाते हैं, जो मन में आता है वो बोलते बिना तथ्य के। अरे निजीकरण आप सब कुछ अडानी को दे दो, एक उद्योगपति को दे दो। आपने हिमाचल से लेकर के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, भारत से लेकर के दक्षिण तक, आपने जो नियम और कानून आपने आदिवासियों की जमीन से लेकर के जो भी माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो सब एक उद्योगपतियों को दे दिए। आपने गुजरात में सारे पोर्ट और एयरपोर्ट अडानी को दे दिए, और एयरपोर्ट और पोर्ट पे क्या मिल रहा है? गांजा, चरस, अफीम, हेरोइन पकड़ा जा रहा है टनों की संख्या में। अभी भारतीय जनता पार्टी अपने मुंह में अगर दही न जमाओ तो पूछ करके देखो, गिरेबा में झांक के देखे, तब वो प्रश्न पूछे। आप सत्ता में हैं जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप जवाब नहीं देते तो आप अपने कार्यों से बच नहीं सकते। हम इस बात को भी मानते हैं। इमरजेंसी के बाद आप इस चीज को बताओ ना, आपने घोषित इमरजेंसी लगाई है। आप मध्य प्रदेश को देखिए ना, जो बच्चे राहुल जी से मिलने आए थे, उसके पिता को इतना प्रताड़ित ईडी, आज के पेपर में पूरा इतना ईडी प्रताड़ित किए कि उसने आत्महत्या कर ली जी। बताओ ना, भारतीय जनता पार्टी की अघोषित इमरजेंसी है कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी ने सदैव नियम और संविधान को ताक पर रखकर सदैव उच्चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के दृष्टिकोण से काम किया है। कांग्रेस पार्टी सदैव युवाओं के साथ, इन्होंने कहा था अपने 2014 के घोषणा पत्र, हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार। अरे भाई कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? अब आप जब इनसे पूछेंगे ना रोजगार के विषय के सवाल, तो ये इनका उत्तर क्या होगा? कुछ जवाब ही नहीं इनके पास। ये तो बोल के चले जाते हैं। इनके तो गृह मंत्री तक इतने झूठे हैं, वो कह देते हो तो चुनावी जुमला होता है, वो तो चुनावी जुमला है। ये युवाओं के विषय को चुनावी जुमला कह देंगे। अभी आप इनसे रोजगार का डेटा लो तो आपको दे देंगे, कहेंगे जो जोमेटो और स्विगी में कर रहे हैं वो भी रोजगार है। अरे नीचता की, राजनीतिक नीचता की निम्नतम स्तर पर आने वाले लोग कांग्रेस को जो पाठ पढ़ा रहे हैं वो अपने गिरेबा में झांक के देखे कि किसानों की आय दोगुनी से लेकर युवाओं के मुद्दे तक आपने काम क्या किया। ठीक है अमित जी, आपके पास आपने देश के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को सिर्फ उद्योगपतियों के हाथों दे दिया। कभी एक IIT नहीं बनवाई, एक IIM नहीं बनवाया आपने। आप 70 सालों का हिसाब मांगते हो, आप 10 सालों में ये हिसाब दो आपने बेचा कितना। आप बनाने के नाम पर तो आपके पास कुछ है ही नहीं। आप बताओ आपने 10 सालों में बेचा कितना और बेच के पैसा कैसे टकार गए। दूसरी बात, मैं सदन में एक नेता बोल रही थी भारतीय जनता पार्टी की, वो प्रभु श्री राम के विषय में बोल रही थी। सर एलजेपी की नेता थी, वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, एलजेपी की थी। बहुत अगाध आस्था सर, एलजेपी की नेता थी। एनडीए की जी, एनडीए की नेता थी, बीजेपी की नहीं थी। मैंने एनडीए बोला, सॉरी मिस्टेक। वो इस बात को बताए भारतीय जनता उनमें हिम्मत है क्या? प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश की राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, क्यों? क्योंकि दलित समाज से थी। ठीक है, नहीं बुलाएंगे। ठीक है अमित जी। और प्रभु श्री राम के पूरे भव्य आयोजन में जो मोटी भ्रष्टाचार की मलाई खाई, उस पर जवाब दे। ठीक है अमित जी, इस पर हम जवाब लेंगे। अमित जी, अच्छा लगेगा और अच्छा माहौल बनेगा। अमित जी, इस पर हम जवाब लेंगे। अब हम दारा सिंह जी की तरफ रुख करते हैं। दारा सिंह जी, देखिए, मुलायम सिंह ने इमरजेंसी के समय लाठी खाई थी, ये हम सबको पता है। बीजेपी अब इस पर भी प्रश्न उठा रही है कि जिसके पिता ने इमरजेंसी के समय लाठी खाई, उसने अखिलेश यादव के लिए वो बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव तक ने इमरजेंसी के खिलाफ अभी तक कुछ नहीं बोला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ फैली हो रही है। वर्तमान 11 साल से ये उत्तर प्रदेश और पूरे देश में है। गृह मंत्री उनका, रक्षा मंत्री उनका, मुख्यमंत्री उनका, कई कमांडर जो देश की सेना को संभालते हुए उनके, और ये कहते हैं कि देश खतरे में है। तो शर्मनाक बात है कि कुर्सी छोड़ देना चाहिए इन लोगों को और बैठ जाना चाहिए अपने घर को। ये जनता को के बीच में जब जाते हैं तो रोजगार की बातें करते हैं, भवन की रात को 12 बजे सुरक्षित जाने की कहते हैं, मंजिल छूट से सुनाने वाली बातें कहते हैं। तो प्रधानमंत्री को भाषण होगा, बाकी तो मैं इनके यहाँ से सब बदला मजदूर है भारतीय जनता पार्टी में। मैं किसी को और नहीं जानता हूँ, क्योंकि किसी और का वहाँ अधिकार। ठीक है दारा सिंह जी, आप अपना ऑडियो कर लीजिए पहले। आएगा संविधान तुम्हारा। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी जी, हेलो जी आ रही आवाज। तो अब
हाँ, भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म पर नहीं चली जाती है, कभी क्या चली जाती है। अभी आप देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी तो इतना बरसा में कोई कुर्सी बचाने के लिए नहीं, इस संविधान को कभी मानते नहीं है। जो महात्मा गांधी को रोज गाली देते हैं, जो नेहरू जी को गाली देते हैं, वो उनको तो मासा पेट के आए हैं और ये नकार नहीं सकते भारतीय जनता पार्टी वाले। ये करे तो ज्यादा ही हम लोग शिव प्रसाद नारायण जी की पर फूल माला अर्पण करने जा रहे हैं, तो हमारे लिए ठोस लगा दी गई। हमें भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि हम ऐसे सवालों में उलझाए रहे आपको और ऐसे ही हम राज करते रहे। बाकी यहाँ जो देश के अंदर है, जैसे 2 करोड़ नौकरी की बात अगर हमारे साथी ठीक हो तो शायद इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के साथ दारा सिंह जी, सदन में होना चाहिए। दारा सिंह जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि अखिलेश यादव ने इमरजेंसी के खिलाफ सदन में देखो तो किस तरह से देखिए इमरजेंसी के खिलाफ आप पूछ रहे हैं। हमारा नेता आज की बात कर रहा है, इसलिए जो हुआ वो आप लोग भारतीय जनता पार्टी जाने, इसलिए इनका काम विकास को इनका भरोसा तो हो नहीं। आप बताइए आज किस विकल्प में आप दे रही हैं? आज 2024 चल रहा है ना देश में, तो आप आज अगर आपको बच्चा बीमार होगा तो आप पूछे जाते जब बच्चा पैदा हुआ तो तब उसका इलाज कराएंगे। भाई बीमार तो आज हुआ तो हम आज ही इलाज कराने लेते उनको। तो ये लोग को बयाने से लाकर लोगों को गुमराह कर रहे क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। नौकरी तो नहीं है, शिक्षा पर नहीं, सुरक्षा पर नहीं है, इनके पास कुछ नहीं। अभी आज की घटना है। ठीक है दारा सिंह जी, आप पहले अपना ऑडियो ठीक कर लीजिए। दारा सिंह जी, आपके ऑडियो में शायद कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसे सही कर लीजिए। तब तक हम हरगोविंद जी की तरफ रुख करते हैं। हरगोविंद जी, दोनों के आरोपों का जवाब दीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आपने हर कुछ अडानी के हाथ में दे दिया। दारा सिंह जी कह रहे हैं कि आप लोगों के पास करंट में कोई मुद्दा नहीं है। हरगोविंद जी, देखिए अब ये तो मोफेरे भाई हैं, अब ये तो सर के कम नहीं सकते। दूसरा, 2014 में कांग्रेस के बंधु ने जिक्र किया कि घोषणा पत्र में था 2 करोड़ नौकरियों का, और समाजवादी पार्टी के मेरे भाई भी इसी विषय में जवाब मांग रहे हैं। अरे जवाब जनता बार बार दे ही तो रही है। यदि असफल हुए होते, वादा खिलाफी होते तो जनता भाई अमित जी जब आपकी बारी आएगी तब आप सवाल पूछ लीजिएगा, उनसे आपको जो पूछना होगा। अमित जी प्लीज अपनी बारी में बोलिएगा। अमित जी अगर आपने 2 करोड़ प्रतिवर्ष अमित जी प्लीज अपनी बारी में बोलिए प्लीज। हरगोविंद जी की आवाज थोड़ी सी बढ़ाइए। अमित भाई चर्चा की मर्यादा को समझे और मर्यादा अनुसार चर्चा करें। मैंने आपको बीच में नहीं टोका। हरगोविंद जी की आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिए पीसीआर से। अमित भाई अमित जी आपको पूरा बोलने का मौका दिया था, हम उन्हें काउंटर करेंगे। अमित जी प्लीज। भाई साहब आप गलत कमेंट है, आप गलत सुनिए। राजा हरिश्चंद्र वो तेरे भाइयों सुन लो प्लीज। सुनोगे ना? जवाब दूं? हरगोविंद जी आप अपनी बात रखिए। हरगोविंद जी, अमित जी आपको पूरा मौका मिलेगा। हरगोविंद जी को उनकी बात खत्म करने दीजिए, फिर हम आप ही की तरफ आएंगे। बोलिए सर। अमित भाई दुर्भाग्य तो कांग्रेस का यही है कि आप हमारी बात सुनते नहीं और जनता आपकी बात नहीं सुनती। हरगोविंद जी मुद्दे पर आइए ना। में बैठकर अपनी फ्रस्ट्रेशन आप समझिए। जो अगर आप चर्चा में बैठे हैं, आप ठीक बोल रहे हैं या गलत, हमने आपको सुना। आप बीच में टोकेंगे तो कोई आप इसका मतलब ठीक है। हरगोविंद जी बढ़ेंगे। हरगोविंद सच तो ये है कि आपके अच्छे दिन नहीं आए, अच्छे दिन जनता के आए हैं। कांग्रेस के अच्छे दिन नहीं आए। 2014 के बाद से जनता के अच्छे दिन आए हैं। कांग्रेस तो भूल गए क्योंकि बाजों का जो इतना बड़ा गैंग था। हरगोविंद जी मैंने आपसे सवाल क्या पूछा, आप उनको टारगेट करने में लग गए हैं। 14 साल पुरानी पार्टी आज अपने अस्तित्व को खो रही है। इसका मतलब
और दूसरी बात, आपने कहा देश में लोकतंत्र नहीं कहीं बचा, देश में किसी के, अरे 2024 के चुनाव में आप एक बड़े विपक्षी दल खड़े हैं, तो ये तो आपके सामने ही है। मोदी का जवाब तो जनता ने दिया, तीनों की आवाज डाउन करिए, तीनों की आवाज डाउन करिए, पीसीआर से रिक्वेस्ट है मेरी। हरगोविंद जी, मैंने आपसे पूछा कि वो कह रहे हैं कि आपने अडानी के हाथ में सब कुछ दे दिया, दारा सिंह जी कह रहे हैं कि आपके पास कोई नया मुद्दा नहीं है। उन दोनों के प्रश्नों का जवाब, उन दोनों के आरोपों का जवाब मैंने आपको देने कहा था। हरगोविंद जी प्लीज इस पर बात करिए, पॉइंट पर रहिए सर। रोजगार की भी बात कर रहे हैं वो, आवाज दे दीजिए पीसीआर से। यहाँ पे आए आप लोग वो सेरे भाई, कभी गठबंधन में साथ, कभी अलग, देख लीजिए आप उनकी हरगोविंद जी, शर्म करो, हरगोविंद जी प्लीज, देश में भेजोगे, हरगोविंद जी प्लीज, क्या बात करते हो आप? दारा सिंह जी प्लीज, भाषा की मर्यादा मत भूलिए आप, भाषा की मर्यादा मत भूलिए प्लीज, ना दोनों को रोक रही हूँ। दारा सिंह जी, हरगोविंद जी प्लीज। अरे भाई साहब, जनरल डायर की तरह उस कायर ने फायर किया था और आप अपने आप को हिंदू कहते हो, शर्म से डूब के मर जाओ। अरे उस कायर ने फायर ने फायर किया अयोध्या में। आप दोनों सर क्या कर रहे हैं? टीवी पर, और वो हरगोविंद जी, दारा सिंह जी प्लीज, तो देश की जनता और शर्म से बात आपको नहीं, देश दारा सिंह जी प्लीज, भाई टेलीविजन पर बैठकर दोनों की आवाज डाउन करिए, पीसीआर से रिक्वेस्ट है मेरी, तो बार बार नकार, दोनों की आवाज डाउन करिए प्लीज। घूम के मर जाने दिया आप लोगों को। अरे शर्म करो, शर्म करो। हरगोविंद जी, दारा सिंह जी, आप लोग की आवाज जा नहीं रही है, बोलने का फायदा नहीं है सर, प्लीज सर प्लीज। नहीं पता मर्यादा का, आपको नहीं पता, किसी को बोलने आप नहीं दोगे और फिर आप चाहोगे आपसे। हरगोविंद जी सवाल पर वापस लौट जाइए, नहीं जाओगे आप। हरगोविंद जी सवाल पर लौट जाइए प्लीज, आप दोनों भाषा की मर्यादा मत भूलिए सर प्लीज। इनको ये ठीक, अब तो हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। कष्ट हो रहा है ना सर प्लीज प्लीज, हो रहा है ना, हो रहे हैं ना, हो रहे हैं कष्ट। आप इसी को समझिए, इसी को मर्यादा कहते हैं। कभी स्कूल में जाकर नैतिकता सीखी हो ना तो समझ आ गई होती, तभी तो जनता बार बार कहा कि ये सब जनता आज भी देख रही होगी, पता है। दारा सिंह जी प्लीज, इससे बड़ा पर आपके कायर ने डायर की तरफ फायर कर दिया, वो आप बात कर रहे हो? दारा सिंह जी प्लीज, अरे और नंगा फायर किए देखने का से बहस कर रहे हो? अरे भाई साहब शर्म करो, वो आपको कुछ नहीं देंगे। तो देश में 18 साल संसद में हरगोविंद जी प्लीज, आप लोग सवाल पेश कर रहे हैं सर, क्या भाषा आप लोग प्रयोग कर रहे हैं? प्लीज हरगोविंद जी सवाल का जवाब दें। आवाज तो बंद कराइए ना भाई। हरगोविंद जी प्लीज, आपका माइक ना बंद करा दें। जब मैं बोल रहा था तब तो आपने मेरे को बोलने नहीं दिया, अब आप माइक बंद करा दोगे क्यों? ठीक है, हरगोविंद जी आप सवाल का जवाब दीजिए सर प्लीज। दारा सिंह जी एक सेकंड, हरगोविंद जी मैं बोल रही हूँ उनको। हरगोविंद जी प्लीज, भी सीखो। अरे भैया का चुना पड़ा गुंडागर्दी आपके राज में, हफ्ता वसूली आपके राज में, अपहरण राज आपके राज में, और आप बात करोगे कहाँ तक? चलो
एक बम ब्लास्ट बता दो 15 साल में देश में एक बम ब्लास्ट। पुलवामा हमला जानते हैं? देश की सुरक्षा देश के अंदर जाने नहीं है, जमकर बदला भी किया गया। तो आप होते तो चूड़ियां डालकर बैठे होते भाई साहब। क्या भाषा बोल रहे हैं आप? सर्जिकल स्ट्राइक की थी और एक आपने भी रक्षा मंत्री थे, आपके लड़के ध्यान होगा। जवानों को शहीद कर दिया, जवानों को शहीद कर दिया। बात कर रहे हो आप। ठीक है, हम इन दोनों की तरफ अभी नहीं चलते हुए पहले हम बता देते हैं कि आज संसद में क्या हुआ। आज श्रीकांत शिंदे ने संविधान को लेकर तमाम अहम बातें की। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि अगर एक ऑटो वाला महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनकर आ सकता है तो संविधान किस तरीके से खतरे में है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी श्रीकांत शिंदे ने बोला कि जिस तरीके से एक आम इंसान प्रधानमंत्री के तौर पर देश में है तो उस पर भी श्रीकांत शिंदे ने सवाल उठाया कि किस तरीके से संविधान खतरे में, क्योंकि संविधान को लेकर जो ये बहस है बेहद अहम हो चुकी है, बेहद मजेदार हो चुकी है, क्योंकि दोनों पार्टियां या कह लें दोनों गठबंधन एक दूसरे को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे, फिर चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, राजनाथ सिंह हो, प्रियंका वाड्रा गांधी हो, राहुल गांधी हो या तमाम नेता हैं जो या कांग्रेस पार्टी के या भारतीय जनता पार्टी के, सब एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़े। अगर हम प्रियंका वाड्रा की बात करें तो वो संविधान के ऊपर बोलते बोलते भारतीय जनता पार्टी को तमाम मुद्दों पर टारगेट करती नजर आई, फिर चाहे वो एजेंसियों को लेकर हो या फिर डर का माहौल जो देश में चल रहा है। उन्होंने वॉशिंग मशीन की भी बात कही। इन तमाम मुद्दों पर प्रियंका गांधी बोलते हुए नजर आई। साथ ही साथ प्रियंका गांधी का एक भाषण भी कल से बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश की सरकार पर काफी कुछ बोलते हुए दिखाई दे रही है। वो भाषण प्ले करिए। आज हिमाचल में देखिए जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। आज हिमाचल में देखिए जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। आज प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश की सरकार पर बोलती हुई नजर आ रही थी। बीजेपी का इस पर कहना है कि शायद प्रियंका गांधी ये भूल गई कि हिमाचल में इस वक्त उनकी ही सरकार है। तमाम मुद्दे पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस बहस का अंत कहीं भी नहीं दिख रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।